हेलो दोस्तों, राजपूत ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट को लेकर आए हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। चलिए देखते हैं क्या है। लोकतंत्र प्रतिनिधि संस्थान तानाशाही शक्तियों पर अंकुश और विधि के शासन के लिए संकल्पनाएं भारत में नई नहीं हैं। प्राचीन भारत में अनेक भारत के गणतंत्र शासन प्रणाली, प्रतिनिधि विचारण मंडल और स्थानीय स्वशासन संस्थाएं विद्यमान थी। मतलब पहले से ही प्राचीन काल से ही, वैदिक काल से ही ऐसी संस्थाएं विद्यमान थी भारत में। वैदिक काल से ही लोकतांत्रिक संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद, अर्थवेद में सभा और समिति जैसी संस्थाओं का विवरण मिलता है, जिसमें कि दो भागों में होता है, एक संभ्रांत लोगों की होती है, एक जनसामान्य की होती है। चोलकालीन स्थानीय स्वशासन प्रणाली लोकतंत्र के आधार स्तंभ के रूप में मानी जाती है और 31 दिसंबर 1600 को इसको लंदन के कुछ व्यापारियों द्वारा स्थापित की गई ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ से शाही चार्टर प्राप्त कर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। अब क्या होता है आगे कि प्लासी का युद्ध होता है। फिर 1700 ये आते हैं, यहाँ पर रहते हैं और अपना कब्जा जमा लेते हैं। फिर धीरे धीरे वो एक व्यापारी के रूप में आकर यहाँ पर बस जाते हैं और धीरे धीरे यहाँ की राजाओं की नीतियों और स्थितियों को, आपसी फूट का फ़ायदा उठाकर अपना शासन चलाते हैं। एक कंपनी आती है और अपने धीरे धीरे कैसे वो अपनी शासन सत्ता स्थापित कर लेती है और कैसे अपने नियम कानून यहाँ पर लागू करती है। वही है कि इसका पहला रूप कहाँ दिखता है, 1757 में प्लासी के युद्ध में कंपनी की विजय के साथ भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ती है और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को ही से ही भारत में कंपनी शासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण के प्रयासों की शुरुआत हो जाती है। पहला क्या आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है। उसके बाद पिट इंडिया एक्ट आता है। कब आता है? रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 को। फिर आता है 1784 को पिट इंडिया एक्ट, और इसके बाद आता है अधिनियम 1786। फिर उसके बाद 1786 के बाद में आता है चार्टर एक्ट 1793, और इसी के बाद में आता है 1813 का चार्टर एक्ट, फिर 1833 का चार्टर एक्ट, फिर 1853 का चार्टर एक्ट, फिर भारत शासन अधिनियम 1858, फिर भारत परिषद अधिनियम 1861। फिर देखिए क्या होता है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1809, फिर भारतीय शासन अधिनियम 1919, फिर भारतीय शासन अधिनियम 1935, फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है। तो इसका सीक्वेंस याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं हम। अब आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है। इसको देखते हैं क्या है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भारत में एक सुनिश्चित शासन प्रणाली आरंभ करने वाला अधिनियम कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट था, जो कि कब आया? 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट की लागू कब हुआ था? ये 1774 ईस्वी में लागू हुआ। बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन हेतु गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किन अन्य प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रखा गया? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को बंगाल का जो ये बंगाल का गवर्नर था, इसे गवर्नर जनरल बना दिया जाता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा गठित गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी रही? 4 रही, 4। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था। वह अधिनियम जिसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है। इसके अंतर्गत सबसे पहले क्या हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वप्रथम कहाँ एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? कहाँ की गई थी? कोलकाता में की गई थी। अब आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में
न्यायाधीशों की कितनी संख्या थी? 4 थी, एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश। और यहाँ पर एक और चीज़ 4 थी, गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या भी कितनी थी? 4 थी। और यहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या भी कितनी है? 4 है, एक मुख्य, 3 अन्य। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र में कौन कौन से विषय शामिल थे? सिविल, आपराधिक और नौसेना मामले। ये कहाँ सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र के शामिल थे। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती थी। कहाँ? प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की त्रुटियों को परिमार्जन करने हेतु किस अधिनियम को पारित किया गया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट। अब आते हैं आगे, देखते हैं क्या है पिट इंडिया एक्ट। इसका नया एक्ट आता है। ये रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में 1784 का पिट इंडिया एक्ट आता है। किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया? अब यहाँ पर क्या होगा, जो कंपनी थी उसके व्यापारिक का जो कार्य थे वो अलग हो गए और राजनीतिक कार्य अलग हो गए। इस कौन से एक्ट के अंतर्गत किया गया था? 1784 के एक्ट के अंतर्गत किया गया था। अब आगे देखिए क्या है। पिट इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी पर राजनीतिक नियंत्रण और परीक्षण हेतु किस संस्था की स्थापना की गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण मंडल की स्थापना की जाती है। अब देख लेते हैं आगे। पिट इंडिया एक्ट 1784 के तहत पूर्व के देशों में ब्रिटिश उपनिवेश के प्रशासन पर नियंत्रण और निरीक्षण का उत्तरदायित्व किस पर था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर था। 1784 के पिट इंडिया एक्ट के अधीन गठित किए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? ब्रिटिश सम्राट इनकी नियुक्ति करता था। किनकी? पिट इंडिया एक्ट के अधीन गठित किए गए बोर्ड के ऑफ कंट्रोल के सदस्य। इस जो एक्ट था, इस एक्ट के जो 1784 में का एक्ट था, इसके अधीन जो बोर्ड के सदस्य थे, इनकी नियुक्ति कौन करता था? ब्रिटिश सम्राट करता था। पिट इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के व्यापारिक मामलों का अधीक्षण की अनुमति किसके पास थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास थी। अब आता है अधिनियम 1786। ये बहुत ज़्यादा इसमें कोई घटनाएं घटित नहीं होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन देख लेते हैं। गवर्नर जनरल की विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को निरस्त करने और लागू करने का अधिकार कब मिलता है? 1786 के अधिनियम द्वारा। 21 अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति बना दिया जाता है। प्रधान सेनापति की शक्तियाँ दी जाती हैं 1786 के एक्ट के द्वारा। अब आते हैं चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा में देखते हैं क्या है 93 वाले में। ये है चार्टर अधिनियम 1793 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है? 20 वर्षों के लिए। अब 20 वर्ष जो अधिनियम आएगा वो 20 वर्षों बाद आएगा। किस चार्टर एक्ट द्वारा नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारत के राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया? 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा। किस चार्टर के द्वारा स्पष्ट किया गया कि गवर्नर जनरल बंगाल के अपनी अनुपस्थिति के समय परिषद के आसनिक सदस्यों को अपने परिषद के उप प्रधान नियुक्त कर सकता है? चार्टर अधिनियम 1793 द्वारा। किसके द्वारा? 1793 के द्वारा। गवर्नर जनरल बंगाल में अपनी अनुपस्थिति के समय परिषद के आसनिक सदस्य को अपनी परिषद का उप प्रधान नियुक्त कर सकता है। ये 1793 के अधिनियम द्वारा था। किस अधिनियम द्वारा बिना लाइसेंस के शराब बिक्री पर रोक लगा दी गई? ये देखिए, ये कार्य होता है 1793 के अधिनियम द्वारा, जिसमें बिना लाइसेंस के शराब बंदी कर दी जाती है। आगे देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट क्या कहता है? देखते हैं। किस चार्टर के द्वारा सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत पर व्यापार करने की छूट उपलब्ध किया गया? किसमें? 1813 के द्वारा अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार
व्यापार की छूट प्रदान करने को बंद किसके द्वारा किया गया? 1813 में किया गया। अब बताएं ईसाई मिशनरियों को प्रचार की अनुमति भी इसी के द्वारा मिलती है, 1813 के एक्ट के द्वारा। किस चार्टर के द्वारा भारत में शिक्षा पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान दिया गया? 1813। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला एक्ट ऐसा होता है जिसमें शिक्षा पे ध्यान दिया जाता है, और 1813 का होता है जिसमें 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया जाता है। किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी, और ये दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट, देखिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट। पहली चीज़ तो ये कि ईसाई मिशनरी आते हैं शिक्षा पे, और चाय और चीनी के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को क्या कर दिया जाता? समाप्त कर दिया जाता। किसके द्वारा? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। कहते हैं 1833 ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी वाणिज्यिक एकाधिकार कब समाप्त कर दिए गए? 1833 के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है? ये 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। वह चार्टर जिससे बम्बई मद्रास की परिषदों की विधि निर्मात्री शक्ति को समाप्त कर दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। चार्टर एक्ट 1833 की किस धारा में उपबंध किया गया कि किसी भी भारतीय को मात्र धर्म, जन्म स्थान, वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए योग्य नहीं माना जाएगा? ये कौन सी धारा थी? धारा 87 किस चार्टर एक्ट के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। किस चार्टर एक्ट के द्वारा? ये 1833 का था जिसमें दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि विशेषज्ञ चौथा सदस्य के रूप में प्रावधान किया गया चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। पहला विधि विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया था? मैकाले को नियुक्त किया गया था। अब आते हैं 1853 का चार्टर एक्ट देखते हैं। 1853 का चार्टर एक्ट क्या है? इसमें पहली बार किसी एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को विधायी प्रशासनिक कार्यों का विभाजन किया गया था। यह चार्टर एक्ट 1853 था। किस एक्ट के द्वारा विधि निर्माण के लिए भारतीय केंद्रीय प्रावधान परिषद की स्थापना की गई थी? 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा क्या था? भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी 1853 के द्वारा। किस राजलेख में बंगाल के प्रशासनिक कार्यों हेतु एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई थी? 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। अब 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ हुआ और इससे भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। और इसी संदर्भ में 1854 में एक समिति का स्थापना हुई, मैकाले समिति की। देखिए यहाँ पर क्या हुआ 1853 में कि सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगियों के लिए ये सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू होती हैं, ऐसे भारतीयों को भी कुछ अवसर मिल जाते हैं और इसके लिए एक समिति भी बना दी जाती है 1854 में, है ना, मैकाले समिति नाम होता है जिसका। भारतीय विधान परिषद में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कब आरंभ किया गया? 1853 के चार्टर के अनुसार विधान परिषद में। किस राजलेख के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों से भारत में की जाने वाली नियुक्ति संबंधी शक्ति वापस ले ली? यह था 1853 का चार्टर एक्ट। किस अधिनियम द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया? विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा बना दिया गया। फिर क्या है? भारत शासन अधिनियम 1858। 53 को देखा, उसके बाद 1857 में विद्रोह हो जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और इसके बाद फिर नया चार्टर बनता है जो कि जिसके कुछ विभिन्न प्रावधान क्या होते हैं देखते हैं। ब्रिटिश संसद के द्वारा एक्ट फॉर द वेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस वर्ष पारित किया गया था? 1858 में। किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और उसका ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया? 1858 के द्वारा। यहाँ कंपनी के हाथों से सत्ता ले ली जाती है और ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दी जाती है। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत अब गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा। और पहले वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग
1858 के अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके इनके समस्त अधिकारों को किसे दे दिया गया था? भारत के राज्य सचिव को। किसे दे दिया गया? भारत के राज्य सचिव को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के इनको समाप्त कर दिया जाता और एक बना दिया जाता भारत सचिव। किस अधिनियम द्वारा निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया? निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल इनको समाप्त कर दिया गया 1857। इसके स्थान पर क्या होता? भारत के राज्य सचिव को ये शक्तियाँ प्रदान कर दी जाती हैं। 1858 से संबंधित अधिनियम के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए बंद किया गया था 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का। अब इसके जो एक सदस्य होगा, जो सचिव होगा, उसकी परिषद में कितने सदस्य होते थे? 15। और किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञानुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया? गवर्नर जनरल किसी अधीन कार्य करेगा? भारत सचिव के। 1858 के अधिनियम के अंतर्गत। आगे देखिए, भारत राज्य सचिव को ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होने के लिए क्या कारण था? उसका ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होना। और ये क्या कौन था सचिव? ब्रिटिश मंत्रिमंडल का यह सदस्य होता था। अब आगे देखते हैं क्या है। अब आता है नया हमारा एक्ट जो है भारत परिषद अधिनियम। क्या है? आधुनिक भारत का सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली आरंभ करने वाला अधिनियम कौन सा था? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया? 1861 के अधिनियम द्वारा। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे दी गई थी? वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। किस अधिनियम द्वारा मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई? यह भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। किस अधिनियम में विधि निर्माण के क्षेत्र में शक्ति विभाजन सिद्धांत की कल्पना की गई थी? ये थी भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। इसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने शुरुआत की विभागीय प्रणाली की शुरुआत करी। इसने कैनिंग ने शुरुआत करी थी, लॉर्ड कैनिंग ने। अब आते हैं 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्य परिषद में विधि निर्माण हेतु सम्मिलित किए जाने वाले कितने अतिरिक्त सदस्यों की संख्या का उपबंध किया गया था? अब यहाँ पे तो न्यूनतम 6 और अधिकतम कितने? 12। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद के सम्मिलित किए जाने सदस्यों का कार्यकाल था कितना? 2 वर्ष का था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत प्रांतों में स्थापित की गई विधान परिषदें थी बंगाल, जो कि था 1862 ईस्वी में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत 1866 ईस्वी और पंजाब 1897 ईस्वी में। वायसराय की कार्यकारी परिषद के विधि सदस्य को किस रूप में सम्मिलित किया गया था? 5वें सदस्य के रूप में विधि सदस्य को सम्मिलित किया गया था। वायसराय को परिषद के कार्य संचालन हेतु नियमों और आदेशों के निर्माण करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था आपको 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा। क्या था कि वायसराय को परिषद के कार्यों का संचालन हेतु नियमों और आदेशों का निर्माण करने का अधिकार मिल गया था। वह अधिनियम जिसमें भविष्य के प्रतिनिधि सरकार के शुभारंभ का प्रथम प्रयास था। वह अधिनियम जिसमें भविष्य की प्रतिनिधि सरकार जो चुन कर आते थे, शुभारंभ का प्रयास था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। वायसराय ने अपनी परिषद के सदस्यों के कार्य विभाजन, पोर्टफोलियो या विभागों का बंटवारा का अधिकार दिया था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। वायसराय ने अपनी परिषद के सदस्यों में कार्य विभाजन या पोर्टफोलियो या विभागों का बंटवारा का अधिकार दिया। कब दिया? भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा दिया। अब आते हैं आगे, देखिए क्या है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861
के अधीन गठित भारतीय, अब इसमें देखिए क्या है, गठित वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के प्रशासनिक सेवा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? जैसे कि सदस्यों की संख्या थी 3। किस अधिनियम द्वारा मद्रास बम्बई प्रांत के विधान सभाओं के निर्माण हेतु सशक्त किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा मद्रास और बम्बई प्रांतों की विधान सभाओं को विधि निर्माण हेतु सशक्त किया गया था? यह था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अब आता भारतीय परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधान परिषद सहित वायसराय के अतिरिक्त सदस्यों के मनोनयन का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? देखिए, केंद्रीय विधान के सदस्यों सहित वायसराय को अतिरिक्त सदस्यों का मनोनयन का अधिकार किसके मिलता है? 1892 के अधिनियम के अंतर्गत। केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या निर्धारित की, न्यूनतम 10 और अधिकतम 16। अब आते हैं, देखिए आगे क्या है। बम्बई तथा मद्रास की परिषदों में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई, न्यूनतम 8 और अधिकतम 20। बंगाल प्रांत के परिषद में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? अधिकतम 20। फिर से सुनिए, बंगाल प्रांत में की परिषद में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई? 20। आगे देखते हैं, केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों का निर्धारित कार्यकाल कितना था? 2 वर्ष का था। केंद्रीय विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों के निर्वाचन हेतु कौन सी रीति अपनाई गई थी? परोक्ष निर्वाचन रीति अपनाई गई थी। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के सदस्यों को बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। 1892 के अधिनियम के अंतर्गत नवीन विधि निर्माण के तहत प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के सभाओं के लिए अनिवार्य था गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति। आपातकाल या विशेष आवश्यकता की स्थिति में गवर्नर जनरल की व्यवस्थापिका सभा की मदद से प्रांतों के लिए विधि निर्माण का अधिकार देने वाला अधिनियम था। क्या था? भारत परिषद अधिनियम 1892। फिर से सुनिए इसको, आपातकाल या विशेष आवश्यकता की स्थिति में गवर्नर जनरल को व्यवस्थापिका सभा की मदद से प्रांतों के लिए विधि निर्माण का अधिकार देने वाला अधिनियम यही था। कौन सा था? 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892। 1892 के अधिनियम के अधीन भारतीय प्रांतीय परिषद के अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव किया जाता था विश्वविद्यालय, नगरपालिका, जिला परिषद, व्यापार संघ, जमींदारों आदि की सिफारिशों पर। 1892 के अधिनियम के तहत केंद्रीय परिषद के गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता था? प्रांतीय परिषद के गैर सरकारी सदस्यों की सिफारिश पर होता था। के अधिनियम के अधीन गठित होने वाली व्यवस्थापिका सभाओं के केंद्रीय और प्रांतीय सदस्यों के किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछ सकते थे? पूरक प्रश्न, तर्कपूर्ण प्रश्न। 1892 के अधिनियम द्वारा स्थापित व्यवस्थापिका सभाओं की वास्तविक स्थिति थी परामर्शदात्री परिषदों जैसी स्थिति थी। 1892 के अधिनियम की आलोचना करने के वाले नरम दलीय नेताओं का नेतृत्व कौन कर रहे थे? गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। 1892 के अधिनियम द्वारा किए गए सुधारों का पूर्ण लाभ उठाने की सलाह देने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाले केंद्रीय परिषद के सदस्यों बनने वाले प्रमुख भारतीय नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, रासबिहारी बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कंप्लीट करेंगे वीडियो को।
लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।